इनसाइट का सेकंड लेक्चर है इनसाइट मैगजीन का हम, और इसमें हम डील करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य से। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी योगी जी जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट इनके ऊपर बोली है, इस वजह से लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो इस वजह से हम अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो अलेक्जेंडर की यदि लेगेसी की हम बात करते हैं तो 356 BC एट बेला इन एंशियंट ग्रीस में इनका जन्म हुआ। उन्होंने अपने फादर सक्सीड किए, अपने फादर जो कि किंग फिलिप सेकंड थे उनको, और ये 20 साल की उम्र में थ्रोन के ऊपर आ गए। 20 साल की एज के अंदर ये थ्रोन के ऊपर आ गए हैं, और इन्होंने काफ़ी बड़े मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए, इस वजह से इनको ग्रेट वाला टैग मिला। तो ग्रेट वाला टैग मिलने के पीछे का रीज़न क्या रहा, तो इन्होंने 30 की एज तक बहुत बड़ा एम्पायर एक बिल्डअप कर लिया, जिसमें उन्होंने ग्रीस से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है, जिसे हम वेस्टर्न एशिया बोल सकते हैं, वहाँ तक इन्होंने एक्चुअली में कॉन्क्वेस्ट किया। वो कॉन्क्वेस्ट उस टाइम का पहला कॉन्क्वेस्ट था, तो उनको ग्रेट का सिंबल, ग्रेट का मतलब कि इनको ये इनके नाम के साथ ये टैग ऐड किया गया। उसके बाद भी बहुत सारे लोग आते रहे, जैसे चंगेज़ खान की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने भी काफ़ी बड़ा एम्पायर बिल्डअप किया। उसके बाद हमारी इंडिया की यदि बात करते हैं तो उसमें भी अशोका, अकबर, औरंगजेब वगैरह ने बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स को बिल्ड किया है। अब यदि हम अलेक्जेंडर जो है उनका इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें कि इंडिया का कॉन्क्वेस्ट उनका कैसा रहा, क्या उनका इनका इंडिया का जो क्वेस्ट रहा वो सक्सेसफुल रहा या क्या था, उसको देख लेते हैं। तो 327 BC में आपको बताना चाहिए कि ये उल्टा चलता है, 356 के बाद 327 आएगा, क्योंकि BC की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इंडस रिवर के यहाँ पे ये आए, और ये जो पर्शियन एम्पायर था वो उसका बिल्कुल फर्देस्ट पॉइंट हुआ करता था, ईस्ट में मान सकते हैं हम इसको। और बिगेन हिज कैंपेन टू इंडिया के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, 2 साल का कैंपेन उनका। और तक्षशिला के जो राजा थे उन्होंने सरेंडर कर दिया अलेक्जेंडर के सामने, और जो आपका फिर एक बैटल ऑफ हिडिस्पस हुआ, तो हिडिस्पस का बैटल जो किंग पोरस के साथ हुआ उसको अलेक्जेंडर ने जीत लिया। उसके बाद आगे फर्दर जब वो कॉन्क्वेस्ट करने के लिए जा रहे थे गंगेटिक रीजन के अंदर, है ना, तो उस टाइम पे फिर उनके जितने भी जनरल्स वगैरह थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो टायर्ड वगैरह हो चुके थे, काफ़ी थक चुके थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया टर्न बैक करना, और वापस चले गए वो। कुछ आर्मी सी के थ्रू वापस गई, तो कुछ लैंड के थ्रू वापस गई, उस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट को इंडिया के अंदर ख़त्म किया। अब यदि उनकी लीगेसी की हम बात कर लेते हैं, तो जो इंडिया का कैंपेन उन्होंने अबॉर्ट किया, ठीक है, और एक्चुअली में लेकिन वो काफ़ी बड़ा, पहले वो ऐसे किंग थे जिन्होंने इतना बड़ा कॉन्क्वेस्ट किया था, इतना लंबा वो जीत के आए थे, और इस वजह से गेट का टैग उनको मिला। और फिर ड्यू टू उनका जनरल का, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था जनरल्स का, तो उन्होंने वापस रिवर्ट कर लिया। तो 1000 माइल्स का उन्होंने मैकडोनिया से लेके और काफ़ी सारे 7 नेशंस को उन्होंने कंकर किया, 2000 सिटियों को उन्होंने जीता, इस वजह से उनको गेट का टैग दिया गया है, ठीक है। और इस तरीके से मतलब कि इनका कॉन्क्वेस्ट रहा, इनकी लेगेसी रही। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करें, क्योंकि अब हमने सिकंदर के बारे में बात कर ली है, सिकंदर महान जिनको अलेक्जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी हमने बात कर ली। अब चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करते हैं। तो ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ एन एम्पायर दैट कंट्रोल प्लेन्स ऑफ द बौथ इंडस एंड गंगा। गंगा प्लेन और इंडस प्लेन दोनों को, बहुत को जो एंटायरली स्ट्रेच जोन का था उनके एम्पायर का, वो दोनों ओशियंस को, लाइक बे ऑफ बंगाल की बात कर ले हम, इस तरफ से हम अरेबियन ओशन की बात कर ले, तो पूरी तरह से उसको कवर करता था। उनका एम्पायर भी काफ़ी बड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का। पाटलिपुत्र को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है। और ओके, एंड उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाए, उन्होंने टैक्स कलेक्शन के बहुत अच्छे फॉर्मेट्स वो लेके आए, और इस तरीके का उन्होंने बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज एम्पायर बिल्डअप किया हिस्टोरिकली। ओके, और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की, वेट एंड मीजर्स के नए स्टैंडर्ड्स को स्टार्ट किया, और लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को उन्होंने इनिशिएट किया। और काफ़ी बार बता भी जाता है, कुछ क्रिटिक्स शॉर्ट्स ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो अलेक्जेंडर थे उनके बीच में कुछ आपस में कम्युनिकेशन भी हुआ था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की लेगेसी के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं, तो उन्होंने जो लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी थी, जिन्हें घनानंद बोलते हैं, उनको उन्होंने हराया, और उन्होंने अपना वहाँ पे कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र में। कौटिल्य को उनकी गुरु माना जाता है, और वो मतलब कि उनको उन्होंने गाइड किया कौटिल्य ने इनको, और मैं मतलब कि काफ़ी सारी नॉलेज उनको कौटिल्य के थ्रू प्राप्त हुई, और एक एम्पायर जो बिल्डिंग करने में काफ़ी बड़ा हेल्प कौटिल्य ने की उनकी, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने गंगा प्लेन के बाद, और अलेक्जेंडर जो थी सिकंदर की आर्मी वो मूव ऑन कर ही चुकी थी, ठीक है। तो इनका जो एम्पायर ज़्यादातर फ्लरिश रहा, वो जो यमुना गंगा प्लेन्स एंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश रहा, और इंडस से गंगा का ही हम एंटायरली बोल सकते हैं फुल फ्लेज वे में बोले तो इसके बारे में इंस्टा क्यूरियस फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं कि कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। और अर्थशास्त्र में आप, अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे अर्थ से मतलब इकोनॉमी से मत लीजिए, यहाँ पे अर्थशास्त्र के अंदर पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस की ये पूरी बुक है, और इसमें किस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक राजा जो होगा वो किस तरह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। और बहुत सारे और भी किंग हुए जिन्होंने ग्रेट का टैग अपने आप को लगाया, लाइक अशोका, राजा राजा जो चोला डायनेस्टी के हुआ करते थे, राजेंद्र चोला, अकबर, और भी बहुत से लोग हैं। तो इसमें फिल्म्स के फैक्ट्स यही बन सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ आ सकता है, अलेक्जेंडर के बारे में कुछ आ सकता है, पाटलिपुत्र के बारे में कुछ आ सकता है। और मैं इसका क्वेश्चन जो बन सकता है, बोल सकता है चंद्रगुप्त मौर्य जो जनरल की लेगेसी जो है, अलेक्जेंडर जो है, सॉरी, अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य की जो लेगेसी है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है नवंबर मंथ की GS1 के अंदर, वो न्यूज़ है गुरु नानक देव जयंती से रिलेटेड। तो हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी इससे डील किया है। तो गुरु नानक देव जयंती को गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी बोला जाता है, गुरु नानक देव जी गुरु पर्व भी बोला जाता है। गुरु 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 सॉरी, नानक देव जी गुरुपूरब भी बोला जाता है, ओके। एंड गुरु नानक देव जी की जो जयंती रही है, जो 19 नवंबर को थी, ये 552 टाइम्स ऑफ उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। और
यदि हम देखना चाहें गुरु नानक देव जी के बारे में, तो उनका जो टाइम पीरियड बताया जाता है 469 से 1539 तक रहता है। उनका तलवंडी में जन्म हुआ, लाहौर के आसपास जन्म हुआ। बाद में इसको नानकाना साहिब भी बदल दिया गया इसका नाम जो है। और इसमें इन्होंने जो है 16th सेंचुरी में बहुत सारे इंटरफेथ डायलॉग वगैरह किए, बहुत सारे जो रिलीजियस लोग थे उनके साथ इन्होंने कम्युनिकेशन डायलॉग वगैरह किया। और बाद में इन्होंने जो रिटर्न कंपोजिशन वर्क इंक्लूडेड इन आधे घंटे में लिखी गई उनकी जो कंपोजिशन थी, और उनको कंपाइल किया है गुरु अर्जन देव ने, जो 5th गुरु थे सिखों के। उसके बाद सिखों के 5th गुरु थे, उन्होंने इनको कंपाइल किया। और बाद में फर्दर गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया इसको, बाद में जाकर जब कुछ एडिशनल मेड बाय द 10th सेंचुरी, गुरु गोविंद सिंह ने जब उसमें एडिशनली ऐड किया, तो बाद में इसे गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया। अब गुरु नानक की जो टीचिंग्स थी उसमें पीस और हार्मनी बहुत ज़्यादा थी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ग्रेट चैंपियन ऑफ इक्वलिटी बोला जाता है उनको। कास्टलेस सोसाइटी की इन्होंने बात की थी, और कोई हायरार्की वगैरह कास्ट रिलीजन के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज़ के लिए उन्होंने बात की थी। ठीक है। और उनकी एक स्टेटमेंट भी है काफ़ी अच्छी, उसमें वही बता रहे हैं कि एक्चुअली में उसमें भी वही बताते हैं, इक्वलिटी की बातें करते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर भी वो। उसके बाद स्पिरिचुअल स्पिरिट ऑफ द लिविंग टुगेदर हारमोनियस वगैरह, यही इनकी थॉट्स रही। ही फाउंडेड द 3 पिलर्स ऑफ सिक्किज्म नेमली नाम जपना, किरत करनी एंड वंद चकना। इस तरीके के 3 पिलर्स इन्होंने स्टार्ट किए। उनकी जो ट्रैवलिंग थी उनको उदासीन बोला जाता है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। और 2 लोग थे जो उनके कंपेनियन थे, एक तो हिंदू थे वो भाई जो उनके थे बाला भाई थे, भाई बाला, और भाई मर्दाना जो थे वो मुस्लिम थे। उनके साथ इन्होंने कभी यात्राएं की हैं, ट्रैवलिंग की है। ठीक है। और उनका जो सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसमें सिग्निफिकेंस उनका यही बनता है कि उन्होंने पीस हार्मनी वगैरह को प्रमोट किया है, और प्रॉस्पेरिटी अक्रॉस ग्लोबल के लिए उन्होंने बात की है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, तो वो होती है रमप्पा टेम्पल के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पे। तो रमप्पा टेम्पल जो तेलंगाना के अंदर है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर वो है। ठीक है। तो ये वारंगल के अंदर है, तेलंगाना में। ठीक है। इसमें है क्या एक्चुअली में, 6 फीट हाई स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म विद वॉल्स, एक टेम्पल है। ओके। और इसके स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर काकटिया डायनेस्टी का स्कल्पचर ये रहा है। इसका नाम जो है रमप्पा टेम्पल, इसके आर्किटेक्ट के नाम पे पड़ा है, जिनका नाम रमप्पा था। ठीक है। और उस टाइम पे किंग कौन हुआ करते थे, तो ये जो किंग थे उस टाइम पे वो रे चल्ला रुद्रा किंग हुआ करते थे। काकतीय डायनेस्टी में 1213 1213 AD में बना है। और जिन्होंने बनवाया है वो किस किंग के जनरल थे, उन जनरल का नाम था गणपति देवा जनरल हुआ करते थे। और इनमें जो डेटी है इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर, वो डेटी है रामलिंगेश्वरा स्वामी की जो डेटी है, उनकी यहाँ पे वर्शिप वगैरह होती है। तो काकतीय डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ लेते हैं जब इसके रमप्पा टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो 12th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में काकतीय डायनेस्टी का इमर्ज हुआ। ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे वेस्टर्न चालुक्यास के। ओके। और रूलिंग ओवर ए स्मॉल टेरिटरी नियर वारंगल में रूल किया करते थे। डायनेस्टी में पावरफुल जो रूलर हुए हैं वो जो रहे वो गणपति देवा रहे, रुद्रमा देवी रही और गणपति देवा रहे। ठीक है। और इसमें और इंपॉर्टेंट कुछ आता है, तो वही आता है कि इटालियन ट्रैवलर थे मोरक्को पोलो, उन्होंने इसको विजिट किया रुद्रमा देवी के टाइम पे, और उन्होंने कुछ उसके लिए उन्होंने बताया। फिर काकतीय डायनेस्टी मेड नॉट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल एडमायरिंग हर एक्सटेंसिवली, काफ़ी एक्सटेंसिवली एडमायर किया है रुद्रमा देवी को इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो ने उस टाइम पे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये और हो जाती है कि बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओरुगालू और वारंगल द कैपिटल, तो वारंगल कैपिटल बनाने से पहले, और इसी का नाम है ओरुगालू। ठीक है। तो इससे पहले जो कैपिटल थी वो थी हनामाकोंडा जो कैपिटल हुआ करती थी, फर्स्ट कैपिटल हुआ करती थी काकतीय डायनेस्टी की। तो कोई हनामाकोंडा के बारे में पूछता है तो वो फर्स्ट कैपिटल ऑफ काकतीय डायनेस्टी थी। जो काकतीय डायनेस्टी के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाती है, तो आइकोनिक काकतीय थोरनम है। उसके बाद जो रुद्रमा देवी द्वारा बिल्टअप किया गया है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे जैसे सांची के स्तूप की तरीके से इसको एम्ब्लेम में भी तेलंगाना के में इंक्लूड किया गया है, और इसमें ऑर्नेट आर्क वगैरह है। तो ठीक है। उसके बाद तो आपको ध्यान रखना है कि जो रुद्रमा देवी ने बिल्ड किया है वो है काकटिया थोरनम वॉज बिल्ट बाय रुद्रमा देवी इन 12th सेंचुरी। दिस ऑर्नेट आर्क इज सेड टू हैव द सेम मैनी सिमिलरिटी विद द गेटवे ऑफ सांची स्तूपा, इट इज ऑल्सो द एम्ब्लम ऑफ तेलंगाना। ओके। उसके बाद जो है एक पखल लेक है वारंगल के अंदर, जो गणपति देवा ने बनवाई है। 1000 पिलर का एक टेम्पल है वारंगल में, जो भी काकटिया रूलर्स ने बनवाया है। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कोहिनूर डायमंड है, जो कि अभी रिसेंटली ब्रिटिश क्राउन के अंदर है। ठीक है। वो जो है वो माइंड एंड फर्स्ट ऑन बाय द वो काकटिया डायनेस्टी के पास हुआ करता था फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और सोसाइटी की उस टाइम की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व सोसाइटी थी, बहुत ही ज़्यादा कास्ट सिस्टम वगैरह डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं था। काकटिया डायनेस्टी के अंदर बताते हैं कि कास्ट सिस्टम वार नॉट रिजिड, और लोग आपस में मतलब कि एक से दूसरे सिस्टम में जा सकते थे। एंड वार नॉट गिवन सो सिग्निफिकेंट, सोशली इतना सिग्निफिकेंस भी नहीं था। और प्रोफेशन वगैरह जो था वो ऑक्यूपेशन जो था वो बर्थ के ऊपर बाउंड नहीं था। ठीक है। और ऑक्यूपेशन बाई बर्थ ऐसे कोई बाउंडेशंस वगैरह नहीं थी, और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था, नॉर्मल सा कास्ट सिस्टम हुआ करता था। ओके। और काकटिया फाइनली केम टू एंड इन 1323 1323 में खत्म हो गया, जब जो गयासुद्दीन तुगलक था उन्होंने इसके ऊपर कैप्चर कर लिया। ओके। तो इसमें यदि इंस्टाक्यूर फैक्ट की बात की जाए तो आप बहुत सी बात डीलिस्ट भी किया जाता है बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, तो वो डीलिस्टेड साइट्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में आप देख सकते हो। तो बस यही है। तो अभी हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, अभी तक जिस टॉपिक से डील कर रहे थे अब नया टॉपिक हमारा आ रहा है। तो जो टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसमें
एटीन सेंचुरी, मिडल एंड 18 सेंचुरी से लेके और जब हमको प्रेजेंट अब तक जो भी रहा सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनैलिटीज वगैरह की बात करते हैं, तो अब हमारी उसमें पर्सनैलिटीज़ के साथ हम डील करेंगे। तो ये नया टॉपिक है। इसमें जो पहली न्यूज़ रही है नवंबर मंथ के अंदर इस पर्टिकुलर GS1 के इस टॉपिक के अंदर जो न्यूज़ रही है, उसमें पहली जो न्यूज़ रही है उसके बारे में ये है ओनिक ओबावा। ओबावा ओनिक ओबावा जो है एक फीमेल है, एक फीमेल कैरेक्टर है ये, ठीक है। और ये फीमेल हिस्टोरिकली इनका अभी इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनको अभी ये लाइमलाइट में है। और नवंबर 11 को स्टेट के अंदर ओनिक ओबावा जयंती भी मनाई गई है एक्चुअली में, ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको मनाया है। तो कौन थी ओनिक ओबावा, यदि इस चीज़ की हम बात करें तो ओनिक ओबावा या ओनाकी ओबावा इसके बारे में हम बात करें तो ओनाकी ओबावा इज वुमेन वेरियर हु फॉट द फॉर हैदर अली के लिए उन्होंने फाइट की थी। और इन्होंने एक पेस्टल होता है जिसको ओनिक बोलते हैं, इसके साथ फाइट की थी, काफ़ी लंबे टाइम पर फाइट की थी। और चित्रदुर्ग जो फोर्ट होता है उसको इन्होंने प्रोटेक्ट किया, तो इस वजह से इनका काफ़ी नाम रहा, ठीक है। और लेगेसी और रिलेवेंस की बात की जाए आज की, क्या उनका रिलेवेंस है, उनकी लेगेसी क्या रही है, तो इपिटॉम ऑफ कन्नड़ा प्राइड बोला जाता है इनको। एपिटॉम जो ओबावा है उनको एपिटॉम ऑफ कन्नड़ा प्राइड बोला जाता है। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा करेजियस क्विक थिंकिंग वगैरह वाली चीज़ें को शो किया। और चित्रदुर्गा रीजन के अंदर एक स्टेडियम उनका नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। और ओनाकी ओबावा इन 2018 चित्रदुर्ग पुलिस स्टार्टेड ओबावा पेड भी इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। ओबावा पाड़े या पेड वॉट एवर पेड इन्होंने स्टार्ट किया। एंड तो ये बाद में एक्सटेंड हुआ, ये जो फीमेल इसमें वुमेन्स होती हैं और वुमेन पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह इसमें होती हैं, और फिर ये बाद में बेंगलोर तक एक्सटेंड हुआ है। इसमें इंस्टा की रिस्पेक्ट की बात की जाए तो और भी बहुत सारी फीमेल्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है हिस्ट्री के अंदर, और वो जो कि कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। तो वो है आपका अब्बका रानी, जो फर्स्ट तुलुवा क्वीन ऑफ दी उल्लाल इन कोस्टल कर्नाटका के लिए और पोर्तुगीज से उन्होंने फाइट किया था। तो आपको याद नाम रखना है, इस नाम को याद रखना है, अब्बका रानी। और केलाड़ी चेन्नम्मा, और फिर आपका आता है कितूर चेन्नम्मा। तो ये केलाड़ी किंगडम वगैरह रीजन से लिंक थी। और फिर कितूर चेन्नम्मा वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो बस इसमें रही रहा है। अब हम जो सेकंड हिस्टोरिकल जो फिगर है रानी कमलापति, कमलापति के बारे में देख लेते हैं। तो अभी भोपाल का जो आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उनका नाम को बदल के रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है इस वजह से लाइमलाइट में। तो रानी कमलापति कौन थी, तो एक्चुअली में पहले तो हम देख लेते हैं कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन हुआ है, पीपीपी मॉडल पे हाफ पे इसको किया गया है स्टडी डेवलपमेंट, ठीक है। किसका, भोपाल का जो स्टेशन है उसका। हुआ रानी कमलापति कौन थी, तो रानी कमलापति वाज द विडो ऑफ निजाम शाह, और ये गौंड डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ठीक है। और ये एक्चुअली में इनको लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल बोला जाता है। और इन्होंने हस्बैंड की किलिंग के बाद फिर इन्होंने मतलब कि रेन किया है, ओके। और गोंड जो होती है ट्राइब है एक एक्चुअली में, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गोंड आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। ये मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तेलंगाना में, बिहार में, उड़ीसा में, ठीक है। यदि इंस्टा क्यूरियस फैक्ट की बात करें तो स्टेशन का जो नेम बदलने का जो प्रोविजन होता है वो स्टेट के अंदर में आता है, ध्यान रखना। स्टेशन नेम इज इंटायरली स्टेट सब्जेक्ट, चेंज वेंज करना नेम वेम को, है ना। लेकिन जबकि रेलवेज एक्चुअल में यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम अभी चल रहा है। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्राइबल जोन है, ट्राइब्स रहती है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स लाइक भील्स है, गौंड्स हैं, ओके। तो अभी मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ट्राइबल्स तक आउटरीच किया जा रहा है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह ट्राइबल्स को, उनके ऊपर पेंडिंग केसेज वगैरह, उनको थोड़ा मतलब प्रिविलेज वगैरह प्रोवाइड करना मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस तरीके की कोशिश की जा रही है। तो कौन कौन से इनिशिएटिव है जो इस प्रोग्राम के अंदर लिए जा रहे हैं, तो पहली बात तो जो पीसा एक्ट है हमारा 1996 का, जिसमें कि सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर किया जाता है किसी ग्राम सभा के बिहाफ पे शेड्यूल एरिया के अंदर, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की कोशिशें हैं, इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक इनका एक महुआ एक्चुअली में महुआ एक लिक्विड होता है, इसको लीगल किया जा रहा है। और ये हेरिटेज लिक्विड होता है एक्चुअली में, ठीक है। बहुत सारे जो पैटी केसेस थे इनके खिलाफ उनको हटाया जा रहा है, ओके। उसके बाद फूड कैन डिस्ट्रीब्यूशन डोर टू डोर जैसे प्रोग्राम इनके लिए चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे नाम बदल के इनके जो लीडर्स रहे हैं इस ट्राइब्स के उनके नाम पे रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और भोपाल हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के गौंड क्वीन जो थी रानी कमलापति के नाम पे कर दिया गया है। तो इस तरीके के काफ़ी चेंजेस के अंदर लाए जा रहे हैं। इसमें इंस्टा की रिस्पेक्ट देख लेते हैं हम, तो लगभग 46 ट्राइब्स है ना जो शेड्यूल ट्राइब्स होती है वो यहाँ पे रहती है। और पीवीटीजी जो हम जानते हैं कि पूरी 75 है जो पीवीटीजी है, उसमें से लगभग 3 पीवीटीजी 3 आर पर्टिकुलर, ये काफ़ी सारी कम्युनिटी यहाँ है, इनमें से 3 पीवीटीजी भी यहाँ पे हैं ये वाली कम्युनिटीज़ में। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ओके। अब हमारा टॉपिक चेंज होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फर्दर मूव करते हैं। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बताता है फ्रीडम स्ट्रगल के, जो टॉपिक का नेम है जो कि GS1 का ही पार्ट है। और इसके रिलेटेड जो न्यूज़ रही है वो हम पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है जिससे रिलेटेड न्यूज़ हम पढ़ेंगे, वो टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेज, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उसको हम डील करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बिरसा मुंडा जो है हिस्टोरिकल जो फिगर रहे हैं उनके साथ डील करेंगे, क्योंकि 15 जो नवंबर था अभी उसमें ऑब्जर्व किया गया, बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई है। क्यों ये इतने ज़्यादा न्यूज़ में है, क्या महत्व है इस मुंडा रिवोल्ट का, जिसको गुलान भी बोलते हैं आई थिंक। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहले बात तो नेशनल मूवमेंट था एक, ठीक है, रिकॉग्नाइज ऑफ इज इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ झारखंड के अंदर इनकी बर्थ एनिवर्सरी क्रिएटेड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी 2000 मतलब 2000 के अंदर बनाया गया है। तो मतलब कि कौन थे बिरसा मुंडा, इसको देख लेते हैं कि एक फॉक हीरो है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, और मुंडा ट्राइब के से ये बिलोंग करते थे। 19th सेंचुरी ब्रिटिश के अंदर कॉलोनाइजेशन के अंदर इन्होंने बिहार और झारखंड के रीजन के अंदर फाइट किया, किसके लिए, ट्राइबल राइट्स के लिए। ऑल्सो नोन एज द
धरती अब्बा, इनको धरती अब्बा भी बोला जाता है, अर्थ फादर। ओके, इनका जन्म जो हुआ 15 नवंबर 1875 में हुआ है। ओके, अब इसमें क्या होता है, बिरसेत क्या है, बिरसेत, व्हाट इज बिरसेत? तो बिरसा वांटेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी, सो ही अर्ज देम टू बिलीव इन विच क्राफ्ट। ओके, लेट गो टू द बिलीव इन लाइक विच क्राफ्ट एंड ऑल। और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए उन्होंने प्रेयर वगैरह करने के लिए बोला, एल्कोहल वेल्कोहल को छोड़ दो आप, इसके लिए उन्होंने बोला। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बोला। ही स्टार्टेड फेथ ऑफ द बिरसेत, फेथ इन्होंने एक फेथ भी स्टार्ट किया है, एक फेथ बिरसेत जिसे बोलते हैं वो फेथ इन्होंने स्टार्ट किया है। तो कभी बोल दिया जाएगा तो दिस इज ए फेथ, है ना, तो एक एक तरीके का मतलब फेथ था। अब अचीवमेंट्स क्या रही, तो जैसा कि हम जानते हैं बिरसा मुंडा जो मूवमेंट था इसको उलगुलान भी बोलते हैं, जैसे ग्रेट टुमल्ट भी बोलते हैं, जो बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये इसकी वजह से बहुत ही अच्छा एक्ट पास हुआ बाद में, जो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पासिंग इन 1908 के अंदर पास किया गया। मुंडा रिविलियन जो था उसकी यदि बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट था एक तरीके से ये, और इसमें बिरसा मुंडा ने इसको लीड किया, और रांची के अंदर ये इसका हॉट सेंटर था, साउथ रांची के अंदर 1819 से 1900 के अंदर। ओके, उसके बाद यदि हम बात करें कि क्या रीजंस रहे क्यों ये मूवमेंट हुआ, तो लैंड पॉलिसी जो था ब्रिटिश ने उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को खत्म कर दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा लैंड मनी लैंडर से उन्होंने ले लिया, और मिशनरी एक्टिविटीज हुई, तो उस वजह से सब चीज़ों की वजह से उसका क्या सिग्निफिकेंस मुंडा रिविलियन का रहा, तो सबसे पहली बात तो आई जाती है कि छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 इसकी वजह से आ गया, और फिर बाद में ट्राइबल पीपल हैड कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जस्टिस, तो ये भी दिखाया गया था ना, ये लाइव लाइट में ये चीज़ आई कि ट्राइबल पॉपुलेशन भी रिवोल्ट करके जस्टिस के लिए रिवोल्ट कर सकते हैं, ये चीज़ बाद में बाहर निकल के आई है। ठीक है, इसमें इंस्टा की रिस्पेक्ट के अंदर कुछ स्पेशल है नहीं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। ओके, तो हम एक रानी गैडिनी ल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो रानी जो गैडिनी ल्यू है उनके ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पे रानी गैडिनी ल्यू एक ट्राइबल फाइटर रही हैं। ठीक है, रानी गैडिनी ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम अभी मतलब बनाया गया है कुल मिला के मणिपुर के अंदर, बिल्ट इन मणिपुर, और जो तुम्हारी तामिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आपकी है वहाँ पे ये बनाया गया है, जो रानी जो है उनका बर्थ प्लेस है। ओके, तो यहाँ पे ये ट्राइबल फाइटर फ्रीडम फाइटर थी ये भी, और एक्चुअली में ये नागा से बिलोंग करती थी। ठीक है, और इसमें यदि देखा जाए तो हम इनके बारे में देख लेते हैं, रानी के बारे में। तो रानी जो थी वो नागा स्पिरिचुअल लीडर थी ये। ठीक है, और जो ये बिलोंग करती थी रोंगमे क्लेन से, और जो कि रीजन किस रीजन जो रोंगमे क्लेन में, और जो ट्राइब है वो कौन सी है, जेलियान ग्रोंग ट्राइब, जेलियाना ग्रोंग ट्राइब। ओके, और ये जिस रीजन में आती है वो आता है तुम्हारा तमिए लॉन्ग जो ये रीजन है वेस्टर्न मणिपुर के अंदर, इनका इस टाइम पे जन्म हुआ, जिससे ये इंस्पायर्ड थी। तो वो काफ़ी बड़े एक फाइटर थे, रिलीजियस लीडर भी हुआ करते थे। हाइपू जादोनंग, हाइपू जादोनंग से इंस्पायर्ड थी, बाद में उनकी किलिंग के बाद उन्होंने इसको इंक्लूड भी किया, इस मूवमेंट को उन्होंने आगे फर्दर प्रोसीड किया, और रिलीजियस मूवमेंट से पॉलिटिकल मूवमेंट में भी इसको कन्वर्ट किया, और ये सब कुछ चलता रहा, और इस वजह से इनका काफ़ी हिस्टोरिकली नेम है। इनकी लेगेसी की यदि बात की जाए तो इनकी लेगेसी में बात आती है, जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने डॉटर ऑफ फॉर द हिल्स बोला, डॉटर ऑफ द हिल्स बोला इन्हें, और द गिव द टाइटल रानी और क्वीन, और टाइटल दिया इनको रानी का और क्वीन का। ठीक है, और उसके बाद में यदि देखा जाए तो इनका जो इनका हिस्टोरिकली हमको पता है कि इन्होंने मूवमेंट को बाद में जाके उसमें पार्ट लिया। और इसका क्यूरियस फैक्ट की यदि बात की जाएगी इसके अंदर, तो 1938 के अंदर निखिल मणिपुर महासभा थी, जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन मणिपुर में बनी है, और उन्होंने क्या किया है, एक रेजोल्यूशन बाद में लेके आए थे कि फ्री करवाने के लिए इन रानी को, जिनको की जेल हो गई थी उस टाइम पे। ओके, तो ये भी हमारा टॉपिक कवर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ GS1 के अंदर ही डील करने के लिए जा रहे हैं, और जो टॉपिक है वो होता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड will include events from 18th century such as the Industrial Revolution, World War, redrawing of the national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, जो ये आप GS1 का पार्ट है, ये सिलेबस का ये टॉपिक है, उसके अंदर जो न्यूज़ में रही है जो चीज़ें उसको हम डील करने के लिए जा रहे हैं। तो आता है इसमें पहला अटलांटिक चार्टर। तो क्या अटलांटिक चार्टर रहा, तो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ के अंदर है। तो यूएस के जो एयरफोर्स के ब्रिगेडियर है जनरल रॉबर्ट स्पेल्डिंग हैज़ अनाउंस द डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव, तो एक नया डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव को इन्होंने अनाउंस किया है, एंड पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स होंगे इसके अंदर डेमोक्रेसीज को वर्ल्ड वाइड को सेफ गार्ड करने के लिए। तो इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इट इज क्रिएटेड द स्पिरिट ऑफ द अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर काफी ओल्ड है, इसने स्पिरिट को दोबारा से क्रिएट किया। इट इज क्रिएटेड द स्पिरिट ऑफ द अटलांटिक चार्टर फॉलोड द रिसेंट जो आपका ऑकस है AU के US में, AU का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब यूके, यूएस का मतलब यूएस। ये एक तरीके का ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में। तो उसी के बिहाफ पे इसको मतलब इन्होंने इस स्पिरिट को क्रिएट करने की कोशिश की है अटलांटिक चार्टर के थ्रू। ठीक है, और इनिशिएटिव सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, ये भी इतना ही सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं हम इसका कि क्या है। एक्चुअली में इसका इंटेंशन बस यही है कि कुछ इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, पॉलिसीज लेके आइए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुल मिला के है ना, कि डेमोक्रेसी वगैरह को वर्ल्ड वाइडली सेफ गार्डिंग प्रोवाइड की जा सके। और इसमें जो बैकग्राउंड जो है उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडन है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, तो उन्होंने इंस्पेक्ट किया है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द अटलांटिक चार्टर। ये कब का था, काफ़ी पुराना ये अटलांटिक चार्टर है, 1941 के आसपास से, जो उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, और यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी
रूसवेल्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसको साइन किया था। और बाद में इसको काफ़ी ज़्यादा और भी कंट्रीज ने इसमें पार्ट ले लिया था। इसका जो 2 लीडर्स थे उनका इसमें यही था कि डिफेंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी को। तो एक्चुअली में डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड सेफगार्ड प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, ये अटलांटिक चार्टर यदि बोला जाता है, एक तरीके से आप इस तरह से ले सकते हो। बाद में इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको साइन किया गया, बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूड हुई, ठीक है। एंड व्हाट वाज इंक्लूडेड इन द अटलांटिक चार्टर, तो क्या क्या इंक्लूड किया गया, तो यही है कि भाई अपने आप को वहीं पे रखना है। लाइक यूएस और ब्रिटेन ने एग्री हुए हैं इसमें कि वॉर वगैरह वगैरह आगे नहीं कर, मतलब वॉर अगेंस्ट फ्रॉम द वॉर, टेरिटोरियल्स अगेंस्ट फ्रॉम द वॉर दे अपोज एनी, मतलब कोई ज़्यादा आगे आप टेरिटोरियल गेन नहीं करोगे वॉर वगैरह के थ्रू, और स्टेटस को वगैरह प्रोटेक्ट करोगे, इस तरीके की बात इसमें की गई है। तो बस यही इसके अंदर है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसका यदि कभी आ जाता है अटलांटिक चार्टर क्या है, तो ये डेमोक्रेसी जो है वर्ल्ड वाइड इसको सेफ गार्डिंग प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। ओके, अब जो हमारा जीएस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है, उसके अंदर जो पहली न्यूज, जो टॉपिक का नाम है वुमेन एंड वुमेन रिलेटेड इशू, जिसमें जो पहली न्यूज़ है उससे हम डील करने के लिए जा रहे हैं। तो परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर, तो इसके ऊपर देखते हैं हम। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बोला था आर्मी को, इंडियन आर्मी को, क्या परमानेंट कमीशन लेके आइए वुमेन्स के लिए भी। तो फिर उन्होंने उनको मतलब कि कंटेम्प्ट के बिहाफ पे भी मतलब उनको प्रेसाइज करने की कोशिश की। तो फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम परमानेंट कमीशन के ऊपर बिल का विचार हो रहा है और हम लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर एक डायरेक्ट किया था कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए फीमेल्स के लिए भी, केवल एक कॉम्बैट वाली चीज़ फील्ड को आप छोड़ दो, उसके अलावा सब जगह। तो ये केस काफ़ी फेमस केस जो रहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल नितीशा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है 25 मार्च 2021 को। इसके बाद ये जो भी वर्डिक्ट वगैरह आई है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन हटाना है और कॉम्बैट वाला फील्ड आप छोड़ दो, उसके अलावा सारी फील्ड्स के अंदर परमानेंट कमीशन होना चाहिए फीमेल्स के लिए भी आर्मी के अंदर। होता क्या है परमानेंट कमीशन, यदि इसकी बात हम करें तो परमानेंट कमीशन मीन से कैरियर इन आर्मी टिल रिटायरमेंट। तो परमानेंट कमीशन का यदि सिंपल सा मीन हम निकाले तो रिटायरमेंट तक आपको आर्मी में सेवा करने का मौका दिया जाता है, ये परमानेंट कमीशन होता है। जनरली शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब 10 साल के लिए होता है, और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन को कंप्लीट करने के लिए। आप या तो परमानेंट कमीशन के लिए चले जाइए और आइदर आप लीव कर दीजिए और परमानेंट कमीशन के लिए चले जाइए। एंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसके बाद ऑफिसर गेट परमानेंट कमीशन। एंड इफ एन ऑफिसर गेट परमानेंट कमीशन, तो यदि लेकिन उसको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता एक ऑफिसर को, तो ऑफिसर कैन चूज फॉर 4 ईयर्स एक्सटेंशन, तो जो 4 साल के एक्सटेंशन के लिए वो ले सकता है। वुमेन का क्या रहा है अब तक का हिस्टोरिकल, आर्मी के अंदर किस तरह से उनको इनकॉर्पोरेशन किया गया आर्मी के अंदर, जिस चीज़ की हम बात करें तो इनका जो इंडक्शन हुआ वुमेन्स का, वो आर्मी के अंदर स्टार्ट हुआ है 1992 के अंदर। द इंडक्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर इन द आर्मी स्टार्टेड इन 1992। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले फीमेल्स को आर्मी में इंक्लूड करवाने के लिए जो प्रोविजन लाया गया उसको बोलते हैं हम WSES। ये था वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम थी। इसके हिसाब से वुमेन्स को एंट्री करवाई गई है, किसके लिए, शॉर्टर सर्विस कमीशन के लिए, मतलब 10 ईयर्स के लिए एंट्री करवाई गई। फिर 2006 के अंदर WSC सिस्टम को थोड़ा रिप्लेस कर दिया SSC स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो ओके, तो इसमें जब इसको रिप्लेस किया तो इसमें बोला गया फीमेल्स को कि भाई आप 10 साल के लिए तो कमीशन में रहेंगी और आपको एक्सटेंड करके 14 ईयर्स तक के लिए रख दिया जाएगा। तो WSC जो ऑफिसर थी उनको चॉइस दी गई कि वो SSC स्कीम्स को अपना सकती हैं और कंटिन्यूटी कर सकती हैं WSES के अंदर भी, ओके। अब इसमें यही था कि कॉम्बैट वगैरह को इससे एक्सक्लूड किया गया था। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट वाज द मेन इशू नाउ। अभी मेन इशू क्या है, तो देखो मेन इशू ऐसा है कि SSC के अंदर जो मेल ऑफिसर्स होते हैं वो 10 ईयर्स की सर्विस अपनी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है उनको परमानेंट कमीशन जो होता है उसके अंदर एक्सटेंड उनको हो जाता है। और जो फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको परमानेंट कमीशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, लाइक। और जो पेंशन जो मिलती है वो 20 साल की सर्विस के बाद ही आर्मी के अंदर मिलती है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है फीमेल्स के साथ, ठीक है। तो अभी जो फाइनल जो मेन इशू है जो मैं बता देता हूँ, SSC ऑफिसर्स ऑट फॉर परमानेंट कमीशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। दिस ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल फॉर वुमेन ऑफिसर्स, ये ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं था फीमेल्स के लिए। दे वर स्किप्ड आउट ऑफ द एनी कमांड अपॉइंटमेंट एंड कुड नॉट क्वालिफाई गवर्नमेंट पेंशन, क्योंकि 20 साल की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या गवर्नमेंट के तक थे पहले कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो बोलते थे कि मदरहुड वगैरह इन सब की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है, फिर मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं। तो और उसके बाद फैमिली सेपरेशन वगैरह होता है, तो ये फीमेल्स को नहीं काउंटर कर पाती हैं, तो इस वजह से उनको मतलब कि परमानेंट कमीशन में हमको नहीं लेना है। और फिर वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, कॉम्बैट के लिए तो वो फिट है ही फिट नहीं है, वो तो उनका मानना है कि कॉम्बैट के लिए तो फिट नहीं है, ठीक है। और एक ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो मेल ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ज़्यादातर जो आर्मी के अंदर लोग जो आते हैं रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और उनको एक फीमेल कमांडर और एक फीमेल लीडर के अंदर काम करना काफ़ी बार उनके लिए मतलब कि ऑर्डर वो नहीं मान पाते हैं, वो उनकी ऐसी साइकोलॉजी बनी हुई है, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है फिर इनको इनकॉर्पोरेट करना। और जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी टफ होता है आर्मी का अंदर जो पूरा सिस्टम होता है, फिर उसको फीमेल के लिए मॉडरेट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे इशूज इन्होंने बताए हैं इसके लिए, ओके। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो फिर वुमेन से रिलेटेड टॉपिक जो जीएसएन था वो कंप्लीट हो जाए, उसमें जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन न्यूज़ थी जो इंपॉर्टेंट वही थी। पॉपुलेशन एसोसिएटेड जो इशूज है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट के जो इशूज है उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी दिल्ली के मास्टर प्लान की बात चल रही है, 2041 का जो दिल्ली का मास्टर प्लान है। तो मास्टर प्लान होता क्या है, तो DDS को बनाएगा, DDA के परव्यू के अंदर ये आता है, तो एक्सटेंड करना है ऑनगोइंग पब्लिक हियरिंग। अभी मतलब मास्टर प्लान की जो हियरिंग है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कुल मिला के, तो उसमें इसको पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर जून के अंदर रखा गया था। होता क्या है मास्टर प्लान हम देख लेते हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट होता है बाई प्लानर्स एंड द लैंड ओनिंग एजेंसीज ऑफ द सिटीज विच गिव ए डायरेक्शन टू द फ्यूचर डेवलपमेंट, ओके। इट इंक्लूड एनालिसिस, रिकमेंडेशन, प्रपोजल्स और सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, कम्युनिटी वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को विजिबल बनाने के लिए। तो क्या इंक्लूड किया
किया गया है जो मास्टर प्लान 2041 जो है दिल्ली का, उसके अंदर तो उसमें क्या सीख किया गया, तो पहले तो फोस्टर सस्टेनेबल लिवेबल एंड वाइब्रेंट दिल्ली होना चाहिए 2041 के अंदर, ठीक है। और इसमें मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए एक हॉलिस्टिक वे में इसको तैयार करने की कोशिश की गई है। और इसमें जो प्रोविजंस रखे गए हैं, जैसे एक मैं बता देता हूँ कि यमुना के 300 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इस चीज़ की बात रखी गई है, इस तरीके की रखी गई है। और पेंडेमिक के बाद में थोड़ा सा पेंडेमिक को ध्यान रखते हुए इन फ्यूचर भी आ सकते हैं, तो एक पेंडेमिक तो फ्यूचर में क्या क्या किया जाए, जो भी डेवलपमेंट किया जाए उसमें कम्युनिटी स्पेस सेंटर्स भी इंक्लूड किए जाएँ, कॉमन किचन्स वगैरह का की कंडीशन रखी जाए, और इस तरीके की चीज़ों की भी जो है आपका वल्नरेबिलिटी को, एयरबॉर्न एपिडेमिक की वल्नरेबिलिटीज़ को कम करने के लिए डिसेंट्रलाइज वर्क स्पेस हो, ठीक है, इस तरीके की बात की गई है। और इसमें चैलेंज क्या आते हैं, थोड़ी पॉलिटिकल चैलेंज, लैक ऑफ फंड हमेशा रहता ही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं तो मतलब कि एक साथ काम नहीं हो पाता है, और ब्यूरोक्रेटिक थोड़ा सा बिल वगैरह में भी दिक्कत होती है, तो ये इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जीएस 1 के अंदर ही ज्योग्राफी आती है, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ रही है उसको हम देख लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह से रिलेटेड जो ये टॉपिक का नाम है ज्योग्राफी के जीएस 1 के सिलेबस के अंदर, तो उसमें हम देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ में रहा है नवंबर के मंथ के अंदर। तो जो लियोनिड्स मीटियोर्स जो शॉवर है वो देखने को मिला। तो क्या है लियोनिड मीटियोर शॉवर? तो लियोनिड मीटियोर शॉवर हैज़ बिगन, और ये 6 से 30 नवंबर के बीच में देखा गया, इसका पीक 17 नवंबर को एक्सपेक्ट किया गया था, ठीक है। ये होता क्या है लियोनिड्स मीटियोर शावर जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली में? तो ये शॉवर जो होता है वो होता क्या है, तो डेब्रिस दैट फॉर्म्स दिस, मतलब ये एक्चुअली में कॉमेट है, इसका नाम आपको याद रखना है 55P टेम्पल टटल एंड टेम्पल टटल, ये जो इससे रिलेटेड है। और जो लियोनिड्स आर कंसिडर टू द मेजर शोवर दैट फीचर द फास्टेस्ट मीटियोर्स विच टिपिकली ट्रेवल टू 75 किलोमीटर्स पर आवर। देखो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ये आया है 33 साल के, मतलब कि ये जो लियोनिड है वो 33 ईयर एवरेज 33 ईयर्स में टर्न इनटू ए मीटियोर स्टॉर्म आता है इसके थ्रू, ठीक है। और ये कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती है मीटियोर शोर के बाद में, जो यहाँ पे निकल के आती है कि क्या डिफरेंस है एस्ट्रॉइड के अंदर, कॉमेट के अंदर, मीटियोरॉइड के अंदर, मीटियोर के अंदर और मीटियोराइट के अंदर। तो ये हमको देखना है, ये मेजरली इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रॉइड क्या होता है, एक रिलेटिवली स्मॉल इनएक्टिव रॉकी बॉडी होती है ऑर्बिटिंग द सन, मतलब कि ये सन है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है कोई बॉडी, लेकिन ये क्या है, छोटी है थोड़ी, इनएक्टिव है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, रॉकी टाइप की है, और तो वो यदि ऑर्बिट कर रही है तो ये आपका एस्ट्रॉइड हो गया। कॉमेट में क्या डिफरेंस है एस्ट्रॉइड से? ये भी रिलेटिवली स्मॉल होता है एट टाइम्स, लेकिन काफ़ी बार एक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव हुज आइस कैन वेपराइज, इसमें क्या होता है, इसमें आइस वाइस होती है वो वेपराइज हो जाती है, उससे पूरा एक तरीके का डस्ट एंड गैस जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, और वो टेल ऑफ द डस्ट और गैस काफ़ी बार दिखती है, तो वो टेल ऑफ द डस्ट और गैस होती है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है, इसमें आइस वाइस होती है थोड़ी सी, थोड़ा एक्टिव होता है, तो ये कॉमेट एस्ट्रॉइड से इस तरह से डिफरेंट होता है। अब हम आते हैं मीटियोरॉइड के ऊपर। तो मीटियोरॉइड कैसे डिफरेंट होता है, स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम ए कॉमेट, तो कॉमेट से जो स्मॉल पार्टिकल निकलता है उसको मीटियोरॉइड बोलते हैं, और एस्ट्रॉइड या फिर एस्ट्रॉइड से जो निकलता है ऑप्टिन का सन, मतलब एस्ट्रॉइड और जो आपका कॉमेट है उससे कोई चीज़ टूट के यदि वो चारों तरफ घूमने लगती है सन के, तो वो आपका हो जाता है मीटियोरॉइड। और मीटियोर क्या होता है, मीटियोर कुछ नहीं होता है, जब वो मतलब पर्टिकुलर चीज़ लाइट फिनोमिना होता है, वैन ए मीटियोरॉइड जो है, जो वो छोटा टुकड़ा जो हट गया है कॉमेट से एस्ट्रॉइड से, वो जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंट्री मारेगा तो वेपोराइज होगा फ्रिक्शन वगैरह की वजह से, तो वो जो होता है उस फिनोमिना को बोलते हैं, तो लाइट फिनोमिना जो होता है उस लाइट फिनोमिना को हम बोलते हैं मीटियोरॉइड, उस लाइट वाले फिनोमिना को हम बोलते हैं सॉरी मीटियोर, उसको हम मीटियोर बोलते हैं। तो ये हमारा जैसे कॉमेट हो गया, ये एस्ट्रॉइड हो गया, थोड़ा बर्फ वाला, ये इनएक्टिव है, और ये मीटियोरॉइड हो गया हमारा। अब ये मीटियोरॉइड जब हमारा एंट्री मार रहा है अंदर, तो ये थोड़ा सा लाइट वाइट शो कर रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से, तो इसके बोलेंगे हम, इसको हम मीटियोर बोलेंगे। और जब ये पहुंच जाएगा अर्थ के ऊपर तो ये मीटियोराइट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छा क्लासिफिकेशन है, एक अच्छा। तो सबसे ऊपर कॉमेट है जो थोड़ा सा एक्टिव है, और बर्फ वगैरह है, ये इनएक्टिव एस्ट्रॉइड है इसमें से, या इसमें से कोई एक पीस होगा, तो ये पीस होगा, ये मीटियोरॉइड हो जाएगा। और ये मीटियोरॉइड जब अर्थ के अंदर एंट्री मारेगा तो ये मीटियोर बोला जाएगा, और जब ये पहुंच जाएगा तो मीटियोराइट बन जाएगा। ओके, तो ये फिनोमिना एक चीज में मीटियोर बोला जाएगा, जो लाइट जलने वाला फिनोमिना है। ओके, अब एक नया कंसेप्ट है डे लाइट सेविंग टाइम। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पे हम सिंगल टाइम जोन के साथ भी चल रहे हैं, हालांकि लगातार मल्टीपल टाइम जोन्स की इंडिया में भी मांग चलती रहती है, लेकिन हम सिंगल टाइम जोन के साथ चल रहे हैं। तो ये एक फिनोमिना है जिसमें कि एनर्जी सेविंग मोड के लिए इसको काफ़ी बार क्लॉक को आगे पीछे करके एडजस्ट करके और मतलब कि यूटिलाइज करने का एक डे लाइट सेविंग टाइम का फिनोमिना है। इतना इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है नहीं, कभी ध्यान रखो, कभी DST आ जाता है, तो इतना ही ध्यान रखना है कि थोड़ा लाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसकी बातें होती हैं, ठीक है। इंडिया से इतना रिलेवेंट नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये एक्चुअली में। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे GS1 के जितने भी टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए हैं एक्चुअली में, और GS1 हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और GS1 के अंदर नवंबर के मंथ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे वो सारे हमारे कवर हो चुके हैं। लाइक ये हमने एंटायरली स्पेक्ट्रम ये वाला पूरा कवर कर लिया। इसके बाद इसको हमने यहाँ तक भी हम लेके चले गए, इसमें हमने इनको पढ़ लिया है, रानी कमलापति वगैरह पढ़ लिया है, कमलापति को पढ़ लिया है। उसके बाद बिरसा मुंडा रिवोल्ट वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, अटलांटिक चार्टर में पढ़ लिया, परमानेंट कमीशन पढ़ लिया। तो हम अराउंड इसके 20 पेज पढ़ चुके हैं, और आई थिंक 20 नहीं 20 या 20 पेज पढ़ चुके हैं। अब GS1 का पूरा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि हम ऐसे भी काउंट करना चाहें तो पेज नंबर स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे, पेज नंबर 6 से भी स्टार्ट होता है, तो हम लगभग 15 पेज पढ़ चुके हैं यहाँ पे इन 2 लेक्चर्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में GS2 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूँ पूरी जो मैगजीन है इसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, कॉम्प्रीहेंसिव मैगजीन होती है,
इनसाइड की मैगज़ीन नंबर ऑफ पेज ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं तो 160 के अराउंड जो है वो पेज होते हैं, तो उसमें से अराउंड 16 पेज हमने कर लिए हैं। तो विद इन 2 लेक्चर्स हमने 1/10 एरिया कवर कर लिया है। तो अभी और तेज़ी से हम इसको करेंगे, और बड़े लेक्चर्स के साथ 1 लेक्चर में 1 गो में हम एक-एक मतलब ज़्यादा अमाउंट में टॉपिक्स कवर करने की कोशिश, ज़्यादा नंबर्स में टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये मतलब कि अब हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आगे मिलेंगे। धन्यवाद।